नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ पर बढ़ते कर्ज की। हाल ही में 2 साल पूरे करने वाली छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार 25,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। इसका मतलब कांग्रेस सरकार हर महीने औसत 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले रही है और इस कर्ज के साथ छत्तीसगढ़ पर अब कुल कर्ज 66,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। और ये आंकड़े खुद सीएम बघेल ने सदन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिए हैं। विपक्ष सरकार के कर्ज लेने की रफ्तार पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि सरकार एक के बाद एक अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की दलील दे रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 2 साल के भीतर 25,273 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इस राशि के साथ सरकार पर कर्ज का कुल बोझ 66,968 करोड़ रुपए हो गया। विधानसभा में विपक्ष ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह जानकारी दी है। सरकार ने साल 2019-2020 में 4,225 करोड़ रुपए का ब्याज का भुगतान किया। अनुमान है इस साल ब्याज भुगतान के लिए सरकार को 5,330 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यही नहीं, सरकार इस साल 1 अप्रैल से 15 नवंबर तक के दौरान 5,416 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। भूपेश सरकार के गठन के वक्त सरकार पर कुल 41,695 करोड़ रुपए का कर्ज था। बीजेपी कर्ज के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। कर्ज को लेकर जहां बीजेपी पहले से ही सरकार पर हमलावर है, तो कांग्रेस ने भी कर्ज को लेकर तत्कालीन रमन सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि 2 वर्ष की जो कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार का कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, वित्तीय प्रबंधन नहीं है, कहीं कोई कार्य योजना नहीं है कि किस सेक्टर में कितने पैसों की आवश्यकता है, उस पैसे की व्यवस्था सरकार किस तरीके से करेगी, इसका कहीं कोई प्रबंधन दिखाई नहीं दे रहा है। कर्ज लेना और कर्ज में ब्याज चुकाना यह सामान्य प्रक्रिया है। शायद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भूल चुके हैं कि उन्होंने जब छत्तीसगढ़ राज्य से अपनी विदाई ली तो 55,000 करोड़ का कर्जा इस छत्तीसगढ़ राज्य को दे के गए थे। और कर्ज लेना सामान्य प्रक्रिया है। केंद्र की मोदी सरकार आज तक 12 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा लिया है। कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से पूछना चाहती है कि कर्ज लेना क्या अपराध है? भारतीय जनता पार्टी कर्जा लेती थी कमीशन खोरी के लिए और कांग्रेस पार्टी कर्जा लेती है किसान हित के लिए और आदिवासी हित। कर्ज लेना कोई अपराध नहीं है। पिछली सरकार कर्ज लेती थी कमीशन खोरी के लिए, अब की कर्ज सरकार ले रही है विकास के लिए, ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी, बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी और अर्थशास्त्री रविंद्र ब्रह्मे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रविंद्र जी, संजय जी, सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सुशील जी आपसे। सुशील जी, कर्जा बहुत ले लिया सर, कर्ज में बढ़ोतरी होती ही जा रही है और अब तो आलम यह है कि साल में 5-5 हजार करोड़ का तो ब्याज चुकाना पड़ रहा है। देखिए आसिफ जी, आज की तारीख में राज्य के ऊपर कुल लगभग 67,000 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से लगभग 42,000 करोड़ का कर्ज हमें विरासत में मिला है। हमारी सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने कुल 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लगभग लिया है। लेकिन इसके साथ देखिए कि लगभग हमने 13,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया, लगभग 300 करोड़ रुपए हमने सिंचाई कर माफ किया, 5,000 करोड़ रुपए 2,500 रुपए की जो धान खरीदी की हमने, जो सेंट्रल के द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त पहले साल में 5,000 करोड़ रुपए लगभग हमने किसानों को अतिरिक्त भुगतान किया। दूसरे साल में जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत, जिसमें से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान हम कर चुके हैं, 7-8 करोड़ रुपए का भुगतान और करना है, तो लगभग 25,000 करोड़ हमारी सरकार ने लिया। और इतना ही पैसा हमने किसानों के पास में दिया, किसानों का कर्ज माफ किया। इसके पहले जो हमें विरासत में 44,000 करोड़ कर्ज मिला था, वह कैसा कर्ज था
एक भी रुपए न धान का बोनस दिया जाता था, न किसानों को किसी भी प्रकार की रियायत दी जाती थी, न बिजली बिल में रियायत दी जाती थी। हमारी सरकार ने जो कर्ज लिया वो आम आदमी की सशक्तिकरण के लिए। आज यही कारण है, हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है कि आज कोरोना काल में जब देश की जीडीपी घट रही है, छत्तीसगढ़ की जीडीपी बढ़ रही है, जब देश की में जब पूरे का पूरा रेवेन्यू कम हो रही है, वैसे समय जीएसटी का कलेक्शन हमारा 25% बढ़ रहा है। ये हमारी सरकार की कुशल वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है कि आज ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम में जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था रोटेट हो रही है। हमारी सरकार बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाने के लिए कर्ज नहीं ले रही है। हमारी सरकार नए राजधानी में बिना किसी विचार के 14,000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए कर्ज नहीं ले रही है। हमारी सरकार स्काई वॉक जैसे फिजूल खर्ची के लिए कर्ज नहीं ले रही है। हमारी सरकार एक मंजिली बिल्डिंग में 5-5 लिफ्ट लगाने के लिए कर्ज नहीं ले रही है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, छत्तीसगढ़ में आम आदमी की सशक्तिकरण करने के लिए जो आवश्यक था, सरकार ने कर्ज लिया। और यदि आम आदमी की मजबूती के लिए, आम आदमी की सशक्तिकरण करने के लिए आगे भी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। आसिफ जी, मैं आधा लाइन आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, आज हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है कि आज केंद्र का जो सकल राजकोषीय घाटा जो है, सकल घरेलू उत्पाद का जो 7% तक पहुंच गया, जो कि 3.5% होना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ का जो राजकोषीय घाटा है वह 3.5 से 4% के पे रुका हुआ है। तो कहीं न कहीं भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का यह नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र कर्ज 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 चिल्ला के एक अनावश्यक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि स्थिति यह है कि जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब राज्य का कुल बजट 10,000 करोड़ के नीचे होता था, और जब रमन सिंह जी गद्दी संभाले तब राज्य के खजाने में उन्हें 3,300 करोड़ रुपए सरप्लस मिला था। और जब ये छत्तीसगढ़ से गद्दी छोड़ के गए, जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ 2018 में, तब लगभग 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज छत्तीसगढ़ की नई सरकार को विरासत में सुशील जी, आपने मुझे बताया कि आपने 25,000 करोड़ का कर्ज लिया है, तो आपने उसे किसानों के खाते में डाला, आपने किसानों की कर्ज माफी की, मैं मान रहा हूं सर। लेकिन छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर आपने कोई टैक्स कम नहीं किया, आपने शराबबंदी अभी तक लागू नहीं की। तो ये जो आय हो रही है इसको भी इसमें जोड़िए ना सर। जब आय हो रही है और बराबर आय हो रही है तो फिर कर्ज लेने की आवश्यकता इतनी क्यों है? कर्ज लेना पड़ेगा क्योंकि इतनी आय नहीं होती है अगर आपको अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने हैं। लेकिन जब आपने अभी तक शराबबंदी नहीं की है, वहां से एक भारी टैक्स आ रहा है, पेट्रोल डीजल पर आपने कोई अभूतपूर्व राहत दे दी हो लोगों को, तो हमें मालूम चले। आसिफ जी, लेकिन जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, जो दीगर कार्य हैं, वह कार्य सरकार अनवरत रूप से संपादित कर रही है। किसानों को अतिरिक्त सुविधा देने के बाद, किसानों को अतिरिक्त रियायत देने के बाद, मजदूरों को अतिरिक्त रियायत देने के बाद, कोरोना काल में जब देश की सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों की, अपने अधिकारियों के वेतन भत्ते में 30% की कटौती कर रही थी, देश की अधिसंख्यक राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती किया। उस समय भी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार देश की अकेली राज्य सरकार है जिसने न सिर्फ अपने वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती किया, बल्कि कर्मचारियों की जो महंगाई भत्ता था उसको नियमित समय में इंक्रीमेंट देने का प्रयास किया, उनसे सिर्फ 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा। तो कहीं न कहीं हमारी सरकार का कुशल वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है कि जब पूरा देश में क्राइसिस, नहीं, वित्तीय प्रबंधन पर ही तो बहस भी है ये। मैं आपके पास लौटता हूं सुशील जी। संजय जी, आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, मैं जानता हूं कि एक आंकड़ा आप जरूर गिनाएंगे, आप कहेंगे कि 15 साल की सरकार 40,000 करोड़ का कर्ज, और एक तरफ 2 साल की सरकार और 25,000 करोड़ का कर्ज। मैं जानता हूं कि आप ये फैक्ट जरूर रखेंगे, और वैसे ये फैक्ट है भी। देखिए आसिफ जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिन चीजों को उल्लेख किया, ये तो एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति को भी ये समझ में आता है कि वित्तीय प्रबंधन किसको कहा जाता है। चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को शायद इसकी जानकारी नहीं है, पहले जो बाइट्स आ रही थी उसको भी सुना, सुशील जी के सवाल को भी सुना। हमको जो कहना कह दे, क्या गलत है क्या सही, हमें मतलब नहीं है। उसके पहले मैं एक चीज कह दूं, जरा उनके जानकारी बढ़ा दूं। जो आपका फिजिकल डेफिसिट है, जो वित्तीय घाटा है, वो 3% नहीं है सुशील जी, आपका 6.4 पहुंच चुका है। एक आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी आप ले लें, इसलिए यहां पर भ्रम फैलाने की कोशिश मत करें। कितना भ्रम फैलाएंगे? विकास जी का मैं बाइट सुन रहा था, 47,000 करोड़ कहते हैं। आप सदन पर कल विधानसभा में 41,000 करोड़, कुछ अध्ययन हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद फैक्ट सामने आएंगे। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी बोलना है इसलिए बोलना है, ये ठीक नहीं है मुझे लगता है। और देखिए, आपने जो आसिफ जी इस बात को कहा
कि ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप तमाम प्रकार के प्रबंधन करिए, आप तमाम प्रकार की चीजों को करिए, आप अपनी वाहवाही करिए, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर इन 2 वर्षों के अंदर में इस प्रदेश का जो कर्जा, आखिर कर्जे का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो किस पर पड़ता है? प्रत्येक नागरिक पर पड़ता है। इतने हजार रुपए, इतने लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर्जे का भार पड़ा, तो आज छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ रहा है। क्या ये वित्तीय प्रबंधन डॉक्टर रमन सिंह का है या वित्तीय प्रबंधन भूपेश बघेल जी का है? कि हम यदि लेते हैं तो 2700 करोड़ रुपए एवरेज, जो आपने कहा उसी बात से मैं प्रारंभ करता हूं कि हम प्रतिवर्ष 2700 करोड़ एवरेज एक औसत है कि हमने कर्जा लिया। और देखिए, मैं बात तो यहां से शुरू करता हूं, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कहता कि कर्ज नहीं लेना चाहिए। आवश्यकता अनुसार कर्ज सरकारें लेती हैं, आज नहीं, देश की आजादी के बाद से, चाहे विकास के लिए चाहे कुछ विशेष एजेंडे के लिए लेती है। लेकिन ये सरकार तो आंख बंद करके जिस तरीके से कर्जा ले रही है, यदि इसको 25-50 करोड़ 100 करोड़ का भी कोई यदि बजट बनता है, कोई एस्टिमेट बनता है, तो ये सरकार सीधे बैंक की ओर देखती है, बैंक की ओर निगाहें देखती है। और बैंक तो इस सरकार की स्थिति को देखकर कर्जा देने से भी मना कर रहा है। और इसीलिए जितनी प्रतिभूति है, जितनी इनकी जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स को देना पड़ रहा है। उसके बाद इस संजय जी, कुछ सिग्नल में दिक्कत है, मैं बाद में लौटूंगा आपके पास। रविंद्र ब्रह्म जी हमारे पास जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, कर्जा लेना बुरी बात तो नहीं है, सरकार के तौर पर ऐसा नहीं है कि सरकारें कर्जा नहीं लेती हैं या सरकारें कर्ज नहीं लेती हैं, लेकिन समस्या सीधी यह है कि दरअसल कर्ज लेने की रफ्तार और फिर कर्ज की अदायगी वो भी आपके ही बजट से जाता है, यानी कि आपकी जेब से ही जाता है। जितना ज्यादा कर्ज उतनी उसको चुकाने में फिर वो और राशि खर्च होगी, यानी कि सीधी बात, आम जनता तक जो राहत मिलनी चाहिए फिर वो कर्ज की अदायगी में निकलती है। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि कर्ज कहां तक लेना चाहिए, या छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज ले रही है, और जो पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्ज लिया है, हम ये देखते हैं कि जो आय है और जो कर्ज लिया जा रहा है, क्योंकि आपकी जितनी आय है और जो आप कर्ज चुका पा रहे हैं, तो उस स्थिति में ये सही माना जाता है कि यदि आप जो कर्ज है, कर्ज को चुकाने के लिए, कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए कर्ज नहीं ले रहे हैं, वो स्थिति एक स्टेबल स्थिति मानी जाती है किसी भी राज्य की, किसी भी देश की। पहली बात तो ये, तो यहाँ पे ये कर्ज जरूर लिया गया है, जो भी उनके मैनिफेस्टो में था उसके लिए, किसानों के लिए या कर्ज माफी के लिए। पर यदि आप कर्ज के जो ब्याज को चुकाने के लिए कर्ज नहीं ले रहे हैं, तो वहां तक जो स्टेट की इकोनॉमी है वो स्टेबल मानी जाएगी। एक बात ये। दूसरी बात, पूरे देश में यदि आप देखें कर्ज लेने का जो हम जीडीपी और इसके रेशियो की बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो गया और 66,000 करोड़ हो गया, तो पूरे देश में जो केंद्र सरकार में यदि आप देखें, तो अभी जस्ट लेटेस्ट रिपोर्ट आई है दिसंबर 2-3 दिन पहले, उसमें बताया गया है कि 87% जो है जीडीपी का कर भार है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। 87% ये हाईएस्ट है 2003 के बाद। मैं इसको इसीलिए कह रहा हूं कि पिछले जो है 5 सालों में जो कर्ज लेने की प्रवृत्ति है छत्तीसगढ़ स्टेट में नहीं बढ़ी है, ये पूरे देश में बढ़ी है ये बात, ये चीजें। और इसीलिए 2003 ये हाईएस्ट है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जीडीपी रेशियो। 2003 में था 83% टैक्स जीडीपी रेशियो था, जो कि अभी इस साल 2020-21 के जो बजट है ये फाइनेंशियल ईयर में ये जाके 87% हो रहा है। रविंद्र जी, क्या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अब कुछ पिछले सालों में सरकारें अपने मैनिफेस्टो को ज्यादा से ज्यादा लागू करवाने, उन पर अमल करने के चक्कर में पैसा ज्यादा खर्च करने लगी है, आम जनता का भला हो रहा है, इसे इस तरह से कह सकते हैं? हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि ये जो मतलब एक जो ट्रेंड जो छत्तीसगढ़ की जो चर्चा हो रही है, मैं देख रहा हूं कि ये सभी राज्यों का ट्रेंड है। और अभी तो जो विधानसभा में जो जानकारी दी गई है 15 नवंबर तक की जानकारी दी गई है, और मैं आपको बताऊं कि जो 16 दिसंबर की स्थिति में जो यानी 5,500 करोड़ के लगभग विधानसभा में जानकारी दी गई है, और 16 दिसंबर की स्थिति ये है, 15 दिसंबर से 16 दिसंबर अब लें, तो छत्तीसगढ़ स्टेट पे जो ऋण लिया गया छत्तीसगढ़ स्टेट द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर में वो 7,000 करोड़ के लगभग है। ये आप केयर रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट निकाल के देख सकते हैं। इसके बाद भी मैं 2 बात कहना चाहूंगा यहाँ। एक तो ये कि अन्य जो राज्य हैं, मैंने बताया पूरे राज्यों का ट्रेंड आप देखिए, कई राज्यों में खासकर महाराष्ट्र है, अब मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में कहीं ज्यादा टैक्स छत्तीसगढ़ से लिया गया है। वो उनका रेशियो लास्ट ईयर से कंपेयर में 125% जा रहा है, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का और खासकर आंध्र प्रदेश का। पर एक बात जो इसमें ज्यादा सही वो ये है कि जो हम टैक्स ले रहे हैं, जो मैंने कहा कि जो टैक्स का बर्डन कितना आ रहा है, टैक्स को बर्डन का मतलब है कि आप टैक्स ले रहे हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना दे रहे हैं। तो यदि आप पूरे 30 राज्यों को देखें, भारत के
पूरे 30 राज्यों में जो सबसे कम टैक्स बर्डन है, इट इज लेस देन 6% का जो बर्डन है वो छत्तीसगढ़ पे आ रहा है। इसका मतलब कि हमको जो टैक्स मिल रहा है वो कम ब्याज दर पे मिल रहा है। दिस इज टैक्स बर्डन। और ये पूरे 30 राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में सबसे कम टैक्स बर्डन है, वो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास ब्रह्मे जी। संजय जी आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी, जैसा अभी अभी अर्थशास्त्री रविंद्र जी ने बताया कि कर्ज के बाद जो अदायगी है वो सबसे कम चुकाने वालों में राज्यों में छत्तीसगढ़ एक है। तो अगर ये स्थिति है तो इसका मतलब प्रबंधन ठीक चल रहा है, फिर तो क्या दिक्कत है। और टैक्स चुकाकर कर्ज लेकर सुशील जी कह रहे हैं कि हम तो सीधा जो कर्ज ले रहे हैं वो किसानों के हक में डाल रहे हैं और मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उनको पूरा कर रहे हैं। तो फिर तो आपको भी इस पर सहमत होना चाहिए कि ठीक है, आपने जो वादे किए थे वो आप निभा रहे हैं। ब्रह्मे जी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपने तरीके से उस बात को कहा और केवल टैक्स जो है या फिर जो कर्ज लेते हैं वो कर्ज की अदायगी के बारे में उन्होंने इसको फोकस किया है। यदि मैं एज ए होल यदि पूरे प्रदेश की बात करूं, पहली चीज तो यह है कि हमें अन्य प्रदेशों की बातचीत नहीं है। यदि हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता है पूर्ववर्ती सरकार को, पूर्ववर्ती सरकार ने कितना कर्जा लिया, कितना एवरेज कर्जा लिया और इस 2 साल की सरकार की तुलना में विकास के मामले को तो खैर ये छू ही नहीं सकते, विकास के मामले में हमने कितना काम किया। आज ये सरकार इतनी कर्जदार हो गई है, चलिए ठीक है आपने इसको सिद्ध करने की कोशिश की। आज केवल किसानों की बातचीत है कि किसानों को हम अंतर की राशि देना है, राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत राशि देना है। आज पूरे प्रदेश के अंदर में विकास के कार्य भी ठप हो चुके हैं। विकास के कार्य का एक पैमाना आप मुझे बता दें, बैठे हैं रायपुर शहर के अंदर में एक बड़ी योजना का नाम पूरे प्रदेश के अंदर में 2-5-10 हजार करोड़ की एक बड़ी योजना इस प्रदेश के हित के लिए यदि एक बता देंगे सुशील जी तो मैं उनको धन्यवाद कर दूंगा, उनकी तारीफ कर दूंगा। आज मेरे चैनल के अंदर में एक योजना अर्थात विकास के तमाम प्रकार के काम बंद हो गए हैं केवल ये कर्जे पे कर्जा लेकर। और आप ये कह रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा, हम तो 2700 करोड़ रुपए एवरेज औसत लेते थे, प्रतिवर्ष कर्जा लेते थे। ये तो 4 से 5,000, पिछली बार 4,225 करोड़ का कर्जा पटा 19-20 में और अभी नहीं 2 साल मतलब 25,000 करोड़ मतलब 1,070 करोड़ प्रति महीना, ये है औसत। संजय जी महीना मैं तो प्रतिवर्ष पे आ रहा था, महीने पे आपने महीने पे कैलकुलेशन करके निकाल दिया है। और जैसा कि ब्रह्मे जी ने बताया ये तो सदन के पटेल पर 15 नवंबर तक का हिसाब आया 25-26 हजार करोड़, ये 5,000 करोड़ मिलाकर लगभग 30,000 करोड़। नहीं, उम्मीद करिए कि उसके बाद सुशील जी मैनेज कर लेंगे। संजय जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, सुशील जी आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी 25,000 करोड़ का कर्ज ले रहे हैं सर, आपने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में देखिए हम बोनस बांट रहे हैं सर। 25,000 करोड़ का कर्ज और 685 रुपए देने में भी पूरा साल लगा दिया सर। 4 किश्तें थी, 3 आई है, एक आई नहीं अभी तक। और संजय जी एक बात और पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलावा कोई बड़ी योजना बता दीजिए सर 2-5 हजार करोड़ वाली। ऐसा आसिफ जी कि भारतीय जनता पार्टी का विकास का पैमाना था अट्टालिकाएं खड़ा करना, क्योंकि उसके माध्यम से इनको कमीशन मिल रहा था। कांग्रेस का विकास का पैमाना है आम आदमी के सशक्तिकरण का। आज जो हमने सुशील जी आपके पास अच्छा मौका है संजय जी का धन्यवाद पाने के लिए। मैंने आपसे कहा सर, वो पूछ रहे हैं कि न्याय योजना के अलावा कोई 2-5 हजार करोड़ की योजना हो तो बता दीजिए सर। आज जो हम किसानों को उनको जो आय का, किसानों की जो आय बढ़ा रहे हैं आज देश में। संजय जी 1 मिनट आपने पूछा, सुन तो लीजिए। 60,000 रुपए तो कहीं न कहीं यह हमारी अर्थव्यवस्था के वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये चाहते थे, क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोजी करने। आम आदमी 300 रुपए किसानों को देने की बात किए, नहीं दिए। इनके पास में अट्टालिकाएं बनाने के लिए पैसा था। आज छत्तीसगढ़ का आम आदमी सशक्त हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ का ऑटोमोबाइल में आदमी निवेश कब करता है, जब सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं आसिफ जी, उसके बाद आदमी कार और मोटरसाइकिल खरीदने जाता है सारी आवश्यकताओं के बाद। अरे सर, गृह मंत्री कहते हैं बढ़ती बेरोजगारी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं सबके पास इतनी समृद्धि हो गई कि कार्य खरीद रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होता है जी। सर मैंने ये कहा, गृह मंत्री कहते हैं बढ़ती बेरोजगारी की वजह से शहरों में क्राइम बढ़ रहा है और आप कह रहे हैं कि लोगों के पास इतना पैसा है कि वो कार खरीद रहे हैं। एक छोटी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, अगर कर्ज लेने की ये रफ्तार है तो फिर तो अभी कुछ साल कम से कम भूल जाए हम शराबबंदी को। केंद्र सरकार बोल रही है शराबबंदी भी होगा आसिफ जी, शराबबंदी भी होगा। शराबबंदी के लिए हमने 70 दुकानों को बंद किया है।
हम नहीं बोल रहे हैं, संजय जी की केंद्र सरकार बोल रही है कि छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 26% का ग्रोथ हुआ है। हम नहीं बोल रहे हैं, इनका सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में जीएसटी में 24% की अधिक कलेक्शन हुआ। जब देश के सारे राज्यों में जीएसटी माइनस में जा रही थी तो छत्तीसगढ़ की जीएसटी कलेक्शन 24% बढ़ा है। ठीक, मैं आपके पास आ रहा हूं सुशील जी, बता रहा है, इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं। सुशील जी मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट। संजय जी आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको। संजय जी, छत्तीसगढ़ जीडीपी इतना क्रिएट करता है, लेकिन उसके बाद जब रिटर्न की बारी आती है, जब क्षतिपूर्ति की बारी आती है, तो केंद्र से पैसा नहीं आता सर। आप कर्ज नहीं लेंगे तो क्या करेंगे सुशील जी, बताइए। आसिफ जी, दो चीज का रोना ले लेके ये सरकार हमेशा अपना रोना रोती है, अपने को बचाने का प्रयास करती है। एक जीएसटी की बात है, जीएसटी किन परिस्थितियों में इस वर्ष। अरे सुशील जी 1 मिनट रुक जाइए सर, संजय जी से सवाल पूछ रहा हूँ, पैसा दिलवाएंगे सर, आप ही के हक की बात कर रहा हूँ। रुकिए ना सर, पैसा आने वाला है, रुकिए सुशील जी। हाँ संजय जी बोलिए। और सर ये तो जीएसडीपी का जो अपना 20% की जो अधिकतम एक लिमिट होती है, एक सीमाएं होती है, उसको इन्होंने कोरोना के पहले फरवरी या अभी फरवरी के अंदर में इन्होंने उसको 21% जारी कर दिया कि हमको इतना कर्जा लेने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है जिस सरकार की योजना यही है कि लगातार देखिए पैसा लगता है, लेकिन आप काम तो करिए। हमारा 8,000 करोड़ दिलवा दो, हमको 1 रुपए लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योजना का नाम, अरे तो मांग तो रहा हूँ सुशील जी, मैं कह तो रहा हूँ, संजय जी से सुन तो लीजिए, कब दिलाएंगे 8,000 करोड़? जी संजय जी। 8,000 करोड़ रुपए दिलवा दो, हमको 1 रुपए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संजय जी भैया पैसा मांगते हो, हाथ फैला खड़े रहते हो हमेशा। अरे तो उनके संजय जी किसका पैसा मांग रहे हैं वो? ये जीडीपी का पैसा है सर वो मांग रहे हैं। खैर सर, दोनों मिलके आपस में एक बार दिल्ली चले जाइए, हो सकता है कि संजय जी के साथ रहने से शायद कुछ दबाव पड़ जाए, कुछ पैसा आ जाए। बहुत धन्यवाद, वक्त खत्म हो गया। संजय जी, सुशील जी, रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका टेक्निकल एस्पेक्ट रखने के लिए, आंकड़े बताने के लिए। रविंद्र ब्रह्मे जी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।